हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। हिट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये पिछले कुछ मंथ से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। चाहे आप देख सकते हैं कि एनएचआरसी नोटिस सीकिंग रिपोर्ट ऑन मिसिंग पर्सन केसेस। NHRC takes suo motu cognizance of Jharkhand migrant workers stranded in Dubai, seeks report। NHRC ने जो है गवर्नमेंट को बोला है कि बार बार स्क्रूटनी करना डिसेबल्ड लोगों की वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो आप एक कमेटी बनाएं, आप एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएं। NHRC ने जो है एक आर्मी के खिलाफ जो है केस फाइल किया है, जिसमें जो है आर्मी ने एक ट्रक ड्राइवर को किल किया था, ऐसा एनएचआरसी ने देखा है। एनएचआरसी ने मेघालय में इलीगल कोल माइन ब्लास्ट के केस में सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है, जिसमें कि 18 वर्कर्स की डेथ हो गई थी। तो ये सब न्यूज़ में आर्टिकल्स रह चुके हैं एनएचआरसी से रिलेटेड, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए जानते हैं एनएचआरसी के बारे में। एनएचआरसी मतलब कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये बेसिकली इसका काम क्या है? अगर हम एक लाइन में बोलें इसका काम क्या है, तो इट इज़ अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ये ह्यूमन राइट्स का वॉच डॉग है। ह्यूमन राइट्स में क्या क्या आ जाते हैं? इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, लाइफ, ये सब जो एक अच्छी लाइफ के लिए, जीने के लिए जो बेसिक राइट्स होते हैं वो ह्यूमन राइट्स के अंदर आ जाते हैं। एनएचआरसी अब बना ही क्यों? हम एनएचआरसी की बात ही क्यों कर रहे हैं? इसकी जेनेसिस क्या है? तो देखो, एनएचआरसी बना नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के हिसाब से। तो एनएचआरसी 12 अक्टूबर 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। क्यों? क्योंकि 1991 में पेरिस प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए थे, जिसमें कि बेंचमार्क डिसाइड किया गया था, जिसमें कि देश कंट्रीज जो है, वर्ल्ड कंट्रीज अपने अपने देशों में जो है ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करेंगी। तो इसी पेरिस प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड होके, उससे कन्फर्म करके एनएचआरसी एस्टैब्लिश हुआ था। अब इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट भी करना। आगे हम देखेंगे कैसे, कि कैसे प्रमोट करता है और कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये सब हम फंक्शंस में देखेंगे। अब एनएचआरसी के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनएचआरसी सेंटर के लिए है, कंट्री के लिए है। एसएचआरसी स्टेट्स के लिए, दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के 1993 के अंदर ये दोनों जो है एस्टैब्लिश की गई हैं। अब इस बॉडी में कौन कौन लोग आते हैं? तो देखो, चेयरपर्सन जो होगा, जो कि अभी सुब्रमण्यम जी हैं चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। इसके अलावा एक जज होगा, एक और मेंबर होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, या तो वो होगा चीफ जस्टिस या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। उसके अलावा 3 और मेंबर्स होंगे, जिसमें कि एक मेंबर वुमेन जरूर होंगी, और 7 मेंबर्स होंगे जो कि डीम्ड मेंबर्स होंगे। कौन कौन से बॉडीज के? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अगर हम स्टेट की बात करें तो ये 3 मेंबर बॉडी रहेगी, जिसमें कि एक चेयरपर्सन होगा जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का।
उसके अलावा 2 मेंबर्स होंगे अगेन, जो कि रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है किसी स्टेट में, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नर। किसको अपॉइंट किया जाएगा? उसके लिए 6 मेंबर कमिटी बनाई जाती है, जिसमें कि पीएम, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों लोकसभा राज्यसभा के, एंड होम मिनिस्टर। सिमिलर इज द केस विद स्टेट्स। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 5 ईयर्स है, या फिर मैक्सिमम एज 70 साल है, जो भी पहले हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। क्या ये दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं? नहीं, ये लोग दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द ऑफिस। ठीक है। अगर कुछ इशू हो जाता है, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, कोई मेंबर है, वो इंसॉल्वेंट है, ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड है, या फिर किसी जुर्म में कन्विक्टेड है, या फिर कहीं और भी काम कर रहा है, उसको पेड एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, या फिर अनफिट है, तो वो मेंबर नहीं रहेगा और उसके अगेंस्ट इंक्वायरी एस्टैब्लिश होगी बाय द प्रेसिडेंट। सेम इज द केस विद स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। सैलरीज इन लोग की कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। अभी हमने देखा था ऊपर की स्लाइड्स में हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। इसकी एनुअल रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की एनुअल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। अगर हम वर्किंग की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड, तो वर्किंग की अगर हम बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास सिविल कोर्ट्स की पावर है। वो हम अभी आगे देखेंगे कि सिविल कोर्ट्स की पावर का क्या मतलब है। इसके पास इन्वेस्टिगेशन स्टाफ भी है। इसके अलावा वो किसी ऑफिसर की भी सर्विस यूटिलाइज कर सकता है, या फिर किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को यूटिलाइज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और 1 साल के अंदर अंदर इसको जो है किसी भी मैटर्स में जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ हो, इंसिडेंट हुआ हो, उसके 1 साल के अंदर अंदर इसको वो इन्वेस्टिगेशन करना होता है। प्रॉब्लम यह है कि इसकी रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होती है, कंपलसरी नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती। इस वजह से इसको कई बार टूथलेस टाइगर भी बोलते हैं। एक तो इसकी रिकमेंडेशन जो है नॉन बाइंडिंग होती है, रिकमेंडेटरी रोल है। ऊपर से ये कंप्लेन जो है 1 साल से ज़्यादा, अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है इवेंट को, तो ये कंप्लेन नहीं देख सकता, तो लिमिटेड पावर्स हैं। इस वजह से इसको टूथलेस टाइगर्स भी कई बार बोलते हैं। अब कौन कौन सी कंप्लेन ये नहीं देख सकता? जैसे कि मैंने बताया, जो कंप्लेन 1 साल के बाद हुई हो वो ये नहीं देख सकता, या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के पास कोई मैटर गया हुआ है ऑलरेडी, वो कंप्लेन नहीं, या फिर कोई फालतू की कंप्लेन, आपने फालतू में कंप्लेन कर दिया, फ्रिवलस इन नेचर, या फिर वेग है, आपने क्लियरली नहीं मेंशन किया, एनोनिमस है, स्यूडोनिमस है, किसी और के नाम पे कंप्लेन है, या फिर आपने सपोज कोई आईएएस ऑफिसर है, उसने कंप्लेन कर दी कि मुझे इतनी सर्विस में अपनी इतनी टेंशन रही, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, वो नहीं देखा जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। अब आपने न्यूज़ आर्टिकल में देखा जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस का काफ़ी जिक्र आता है, ये वाला, जैसे एनएचआरसी फाइल्स केस अ ईयर आफ्टर आर्मी किल्ड ट्रक ड्राइवर इन बारामूला।
तो आर्म्ड फोर्सेस के केस में क्या क्या पावर्स हैं वो हम देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कमीशन क्या कर सकता है, या तो ये अपने आप से ऑन इट्स ओन मोशन, या फिर किसी की पिटीशन पे जिसमें बोला गया है कि आर्म्ड फोर्सेस ने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, तो कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट सीक कर सकता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब रिपोर्ट दे देती है तो कमीशन या तो उस पर आगे बढ़ सकता है या फिर उस कंप्लेन को वहीं पर ही क्लोज कर सकता है। इसके अलावा अगर कमीशन कोई भी रिकमेंडेशन देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं उस रिकमेंडेशन पे, एक्शन लिए भी हैं या नहीं, वो 3 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होगा कमीशन को। अब देखो, ये कहना बहुत आसान है कि इसका रोल रिकमेंडेटरी है नेचर में, टूथलेस टाइगर बोलना बहुत आसान है। बस जिस टाइप से हमारी डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी, जिसका 4th पिलर क्या है, सोशल मीडिया नहीं, न्यूज मीडिया है। तो अगर ये एनएचआरसी कोई रिकमेंडेशन देता है और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती तो अकाउंटेबिलिटी तुरंत फिक्स हो जाएगी थ्रू मीडिया। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, रिस्क रहता है कि अगर कोई जेन्युइन रिकमेंडेशन फॉलो नहीं की गई तो, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादातर रिकमेंडेशन फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, और हमने ये तो बात की कि कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट देगा रिकमेंडेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट भी बताएगी कि उसने क्या क्या एक्शन लिए जो भी रिकमेंडेशन दी गई। क्या कमीशन के पास खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? तो यस, कमीशन के पास खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसके हेड होते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके अलावा जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, वो ऑफिसर भी उसको यूटिलाइज कर सकती है एनएचआरसी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं एनएचआरसी फॉर इन्वेस्टिगेशन केसेस। इंक्वायरी अगर कहीं कर रहे हैं एनएचआरसी तो उससे रिलेटेड क्या क्या पावर्स हैं, देखो जैसे कि मैंने बताया था, सिविल कोड की पावर है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो उसमें क्या क्या कर सकता है एनएचआरसी, उसमें जो है विटनेस को बुला सकता है और उनको एग्जामिन कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, एफिडेविट्स मंगवा सकता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है फ्रॉम कोर्ट्स और ऑफिसेस। विटनेस को जो है एग्जामिन करने के लिए कमीशंस इशू कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी मैटर प्रिस्क्राइब है तो वो भी देख सकता है कमीशन। तो सिविल कोर्ट की पावर हो जाती है एनएचआरसी के पास। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शंस। पहली बात तो वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और अबेटमेंट में ये देखता है। ठीक है, इंक्वायरी करता है। कई बार सो मोटो कॉग्निसेंस, जो आपने पढ़ा, सो मोटो का मतलब कि खुद से, बिना किसी पिटीशन से, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो किसी के ह्यूमन राइट्स बचाने में अपना ड्यूटी नहीं कर रहा, नेग्लिजेंस हो रही है इन प्रिवेंटिंग सच वायलेशंस, तो उसको भी समन कर सकता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है तो कोर्ट के अप्रूवल के साथ उसमें इंटरवीन कर सकता है। किसी भी जेल या फिर अदर इंस्टीट्यूशन को विजिट कर सकता है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट इंटीमेट कर देती है और वहां पे जाके विजिट भी कर सकता है कमीशन। लॉज को भी रिव्यू कर सकता है कि वो ह्यूमन राइट्स के
कॉन्सोनेंस में, कॉन्फॉर्मिटी में है या नहीं। कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही हैं, जैसे कि टेररिज्म, इस टाइप की चीज़ें वो रिव्यू कर सकता है कि कहीं ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रही। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करता है और उनके जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सपोज चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन, वीमेन राइट्स के प्रोटेक्शन, उनको पढ़ता है और उसको पढ़ के उसको रिसर्च करके गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ह्यूमन राइट्स पे रिसर्च भी करता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स रिलेटेड लिटरेसी और अवेयरनेस स्प्रेड करता है। जो एनजीओज ह्यूमन राइट्स के सेक्टर में, जो एनजीओज ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है, उनको एनकरेज करता है। और कोई भी अगर काम है ह्यूमन राइट्स प्रमोशन के लिए, तो वो सारे काम एनएचआरसी करता है। ठीक है। अब कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो जो फंक्शंस में है वही इनिशिएटिव्स ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लिए हैं, जैसे कि ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है ताकि कंप्लेंट्स जो है इजीली फाइल हो सके, और ये 22 लैंग्वेजेस में है जो कि मेंशन्ड है 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। रिसर्च करता है, रिपोर्ट देता है, तो ये सब हम देख चुके हैं, आप एक बार ये पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7042341210। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के टॉपिक्स के लिए। हिट सीरीज़ के अंदर, हिट सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।